हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना ही चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे तीन मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं तीन वीवीआई प्रश्न जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एक बेसिकली एक 5 मार्क्स का है। और देखिए आपको पता होगा, आपने यदि पिछला वीडियो देखा है तो हमने 10 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देखिए। उसमें से जो तीन लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसमें से जो तीन प्रश्न हैं उसका आज मैं आंसर देने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको ज़रा एक बार दिखा दूँ। देखिए, यदि आपने लास्ट टाइम नहीं देखा होगा वीडियो, तब देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन का लिस्ट था वो देखिए यहाँ पे 10 लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से है। इसको इस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। इसमें से तीन प्रश्न का आज हम आपको आंसर देने वाले हैं। ठीक है, आसान शब्दों में। चलिए तो देखते हैं बिना समय वेस्ट किए। चलिए, सबसे पहला हम लोग का प्रश्न है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जो बैंड सिद्धांत होता है आपका, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक की क्या करना है, व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि बैंड सिद्धांत क्या होता है। बैंड सिद्धांत बेसिकली चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक की व्याख्या करता है कि चालक में विद्युत धारा क्यों नहीं बहता है, विद्युतरोधी में चालक में विद्युत धारा क्यों बहता है, विद्युतरोधी में क्यों नहीं बहता है, और जो अर्धचालक होते हैं उनमें विद्युत धारा बह सकता है, नहीं भी बह सकता है। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझाता है कौन, बैंड सिद्धांत। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हमको व्याख्या करना है। ठीक है, बैंड कैसे बनता है, तो जो परमाणुओं के परमाणविक कक्षक होते हैं ना, वो आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, और आणविक कक्षक में ऊर्जा अंतर कम होने के कारण बैंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बैंड का निर्माण होता है, जिसे हम बेसिकली इस तरीके से दिखाते हैं। एक आपका ये बैंड हो गया, समझिए कि एक बैंड हो गया, और एक इस तरीके से नीचे बैंड हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैंड को दिखाते हैं। ठीक है, आयताकार फॉर्म में। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें कह रहा है चालक की हम व्याख्या करें, तो देखिए क्या कह रहा है चालक में। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं समझना है, यदि आपको नहीं देखना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखिए। और देखना है तो बिना स्किप किए देखिए, पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दे रहा है। और आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का है, देखिए चालक की हम व्याख्या करते हैं। चालक में क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि चालक में इनमें वी बी का मतलब क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड। वी और सी आपस में अति व्यापित होते हैं। अति व्यापित का मतलब जुड़ा हुआ होना, जिससे वी के इलेक्ट्रॉन आसानी से सी में प्रवेश कर जाते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है। क्यों विद्युत धारा बहती है, क्योंकि चालक में देखिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ छोटा सा, ये देखिए इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए बैंड है, ये एक हो गया बैंड, और एक आपका यहाँ बैंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से 2 आयताकार फॉर्म में बैंड बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सी यानी कि कंडक्शन बैंड, और इसे क्या कहते हैं, वी। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस वी में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यदि सी में प्रवेश कर जाएंगे तब जाके विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, तब जाके विद्युत धारा बहेगी। तो सी होता है और जो वी होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं। मतलब हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया, इसको क्या कहोगे, ये आपका हो गया सी। ठीक है, कंडक्शन बैंड। और ये आपका हो गया वी, क्या हो गया, वी। और ये दोनों आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्या है, जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं अतिव्यापित। क्या कहेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अतिव्यापित, इसका मतलब जुड़ा हुआ होना। तो आप बताओ वी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सी में जाएगा तभी विद्युत धारा बहेगी। तो आप तो देख सकते हैं कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो वी का इलेक्ट्रॉन आसानी से सी में प्रवेश कर जाएगा, और इसलिए विद्युत धारा बहती है। तो चालक में विद्युत धारा क्यों बहती है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वी और सी आपस में अतिव्यापित होते हैं, जिससे वी के इलेक्ट्रॉन आसानी से सी में प्रवेश कर जाते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है, तो इसलिए बहती है। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अब विद्युत रोधी की व्याख्या करते हैं। यहाँ देखिए विद्युत रोधी, विद्युत रोधी में अब क्या कहोगे कि क्या करें विद्युत रोधी में, कि इनमें वी और सी के बीच ऊर्जा अंतर अधिक होने के कारण वी के इलेक्ट्रॉन सी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अतः विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। बेसिकली क्या करें, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका सपोज कीजिए कि यह एक बैंड है, इस तरीके से बनाते हैं। यह एक बैंड है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। ठीक है, यानी कंडक्शन बैंड। और ये भी आपका एक बैंड है, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वी कह रहे हैं।
ठीक है, क्या कह रहे हैं, वी कह रहे हैं। अब इन बैंड को, ये तो आपस में जोड़ दिए हैं, इन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इसको ऐसे बनाइए, यहाँ देखिए इस तरीके से, ऐसे, ये आपका क्या है, वी है। अब बताओ कि वी और सी के बीच में ये क्या है, ये गैपिंग है ना, ये जो गैपिंग आपको दिख रहा है इतना सा गैपिंग, इस गैपिंग को हम क्या कहते हैं, इस गैपिंग को कहते हैं ऊर्जा अंतर। क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतर। अब बताओ कि क्या है बेसिकली कि सी और वी के बीच ऊर्जा अंतर अधिक होता है, ये अधिक है ऊर्जा अंतर, जिसको हम अधिक कहते हैं, अधिक है, जिसके कारण वी का इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन सी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब सी में प्रवेश नहीं कर पाएगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने का शर्त क्या है कि वी का इलेक्ट्रॉन सी में जाना चाहिए, जो कि विद्युत रोधी में नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में गैपिंग ज़्यादा है, ऊर्जा अंतर ज़्यादा है। चलिए अगला चेक करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट अर्धचालक में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक में ये देखिए, इसमें कह रहा है कि इनमें वी और सी के बीच ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, अतः वी के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ऊर्जा पाकर सी में प्रवेश कर जाते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि ये देखिए यहाँ पे, ये आपका एक हो गया, यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे किसका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, देखिए ये आपका हो गया सी, ठीक है, ये क्या हो गया, सी हो गया, और ये आपका हो गया वी, क्या हो गया, वी हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए इनके बीच में जो गैपिंग है ना, ये देखिए कितना कम है, इस तरीके से हम दिखाते हैं, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है, ये वाला ऊर्जा अंतर, ये क्या है, कम है। तो क्या है ऊर्जा अंतर, आप लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है कि ऊर्जा अंतर क्या है, कम है या बहुत कम है। तो ऊर्जा अंतर जब कम है ना, तो इस जो वी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी, तो ये ऊष्मा ऊर्जा पाकर सी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही सी में प्रवेश करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है, देखिए ध्यान से, 2 नंबर, अभिक्रिया के वेग के संबंध में टक्कर सिद्धांत का वर्णन करें। क्या करना है, अभिक्रिया के वेग के संबंध में टक्कर सिद्धांत का वर्णन करना है। देखिए यहाँ पे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट वीडियो आप यदि नहीं देखें तो देख लीजिएगा। एक काम आपको जरूर करना है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल वास्तव में भले ही छोटा हो, ठीक है, चैनल छोटा है परंतु कंटेंट किसी से कम नहीं है। ये बात आप चेक कर सकते हैं, किसी से कंटेंट कम नहीं है। और ये आपको 12th की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करने वाला चैनल है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ आपको तैयारी कराएगा 12th का, मैं ऑब्जेक्टिव के साथ 2 मार्क्स यानी लघु उत्तरीय के साथ और दीर्घ उत्तरीय के साथ। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको हम 12th की केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी करा देंगे। ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करा देंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी करा देंगे, आपको कम से कम 70 से 80 प्रश्न करा देंगे इंपॉर्टेंट, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करा देंगे कम से कम 15 से 20 प्रश्न, जिसमें 3 का मैं उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभिक्रिया के वेग के संबंध में जो टक्कर सिद्धांत है ना, देखिए यहाँ पे टक्कर सिद्धांत को किसने दिया, तो टक्कर सिद्धांत का जो विकास का श्रेय जाता है वो मैक्स ट्राउज और एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम लुइस को जाता है। उन्होंने ही टक्कर सिद्धांत के बारे में बताया। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो आपके अभिकारक होते हैं ना, जो आपके अभिकारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अभिकारक अणु को हम ठोस गोला समझते हैं। क्या मानते हैं, अभिकारक जो होते हैं उनको हम ठोस, इस तरीके से ठोस गोला मानते हैं, और इनके बीच में यदि टक्कर होगा तभी अभिक्रिया होती है। ठीक है, पहला कथन है इस आपके टक्कर सिद्धांत का। ठीक है, सेकंड कथन देखिए, सेकंड कथन है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाले टक्करों का समानुपाती होता है, टक्करों की संख्या का समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि जो अभिकारक अणु हैं उनके बीच में, उनके मध्य में कितना टक्कर हो रहा है, कितने ज़्यादा मात्रा में टक्कर हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा में टक्कर होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। चलिए थर्ड कथन देखते हैं। इसका जो थर्ड कथन है वो ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे, कि सभी टक्करों में बहुत कम टक्कर ही प्रभावी टक्कर होता है, सभी टक्करों में बहुत कम टक्कर ही प्रभावी टक्कर होता है जिनसे उत्पाद बनता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर होता है उनमें सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनता है, सभी टक्करों से प्रतिफल नहीं बनता है, कुछ ही टक्कर से प्रतिफल बनता है, और उन टक्करों को हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं। 4 नंबर जो हमारा कथन है वो ये कह रहा है
कि प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इससे हम लोग सूचित कैसे करते हैं, तो इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि ईटी के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि अगर कोई अणु प्रभावी टक्कर करना चाहता है तो उस अणु के पास क्या होना चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए, उस ऊर्जा का नाम है देहली ऊर्जा, ठीक है। और एक और कथन है जो ये कहता है कि अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए, अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि संक्रियन ऊर्जा भी जरूरी है। संक्रियन ऊर्जा क्या होता है कि अभी किसी अणु के पास सपोज कीजिए कि प्रारंभ में कुछ ऊर्जा है, ठीक है, और यदि उसको देहली ऊर्जा तक, क्योंकि देहली ऊर्जा ही क्या करेगा, टक्कर कराएगा, तो देहली ऊर्जा तक यदि उसको ले जाना है तो बीच में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संक्रियन ऊर्जा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका 2 क्वेश्चन आज का हो गया और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक।